नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइव एडवाइस में। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड का आपका पास यदि मिनिमम अमाउंट भी नहीं दिया जा रहा है तो क्रेडिट कार्ड का पैसा जब पूरा अमाउंट भी नहीं दिया जा रहा है तो फिर बैंक और एनबीएफसी आपके साथ क्या क्या कर सकती हैं और कैसे सेटलमेंट पे आती हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। केवल क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड के सिनेरियो में क्या क्या होता है और कैसे सेटलमेंट होता है। यदि आप किसी भी बैंक और एनबीएफसी से क्रेडिट कार्ड लिए हैं, और मैं बार बार बता दे रहा हूं, क्रेडिट कार्ड का मतलब अपना ही नुकसान कराना होता है। क्रेडिट कार्ड पे मैं तो कई लोगों के पास देखा हूं 10-10 क्रेडिट कार्ड लिए हैं, एक दो नहीं 10-10 15-15 क्रेडिट कार्ड है। उसका मतलब वो अपना खुद का नुकसान करा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में मिनिमम बैलेंस जो आता है कि मिनिमम अमाउंट जो ड्यू दिखाता है, मिनिमम अमाउंट के नाम पे जो आपसे पैसा लिया जा रहा है वो मिनिमम अमाउंट नहीं है, वो उस पैसे का ब्याज है। उस पैसे जो आपने खर्च किए हैं क्रेडिट कार्ड में, जो यूज किए हैं, उस पैसे का ब्याज है। और इनका ब्याज कम से कम 50 से 60% तक होता है। और कुछ एनबीएफसी तो ऐसे हैं कि 100%, 100% तक ब्याज लेती है। तो मिनिमम, यदि आपको मिनिमम अमाउंट भी नहीं दिया जा रहा है, अगर आपका मिनिमम अमाउंट भी नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक और एनबीएफसी 60 नहीं 160% तक आपको ब्याज लेती है। ब्याज की गणना कभी भी किसी लोन की होती है तो वार्षिक होती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का इनका तो मंथली है, वार्षिक ब्याज होता है। जैसे होम लोन लेते हैं तो 6% 7% ब्याज होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में 60 से 70% तक होता है। तो 60 से 70% तक आपको जब कमाती है तो, लेकिन क्रेडिट कार्ड में 60 से 70-80% तक डिस्काउंट भी सेटलमेंट कर लेती है। क्यों कर लेती है? बैंक और एनबीएफसी आप सुनते होंगे 70% डिस्काउंट है, 75% डिस्काउंट कर ले रही है क्रेडिट कार्ड पे, तो उससे बैंक को कोई नुकसान नहीं हो जा रहा है, बैंक का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बैंक और एनबीएफसी जब लोन देती है तो कई तरह की वो बिजनेस कर रहे हैं। बैंक का काम ही है लोन देना, बिजनेस करना आपसे। जैसे होम लोन है, कार लोन है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, किसी प्रकार का भी लोन है। तो ये जहां पे मोर रिस्क रहेगा, मोर गेन वहीं पे मिलेगा। क्रेडिट कार्ड में रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा वहीं पे मिल रहा है। तो जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में ये उतरती है तो उन्हें पता है कुछ अमाउंट 70% तक में डिस्काउंट होगा, कुछ 60% पे होगा, कुछ 25% में सेटलमेंट होगा, मैंने डिस्काउंट पे सेटलमेंट होगा। तो कुल एवरेज निकालती है तो 50% तक हो जाता है। तो सेटलमेंट, हाँ 40-50% सेटलमेंट होता है। तो डिस्काउंट जो देती है तो क्यों देती हैं? क्योंकि इनको मालूम है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में मिनिमम अमाउंट के नाम पे आपसे जो पैसा लिया जा रहा है वो वही से तो उनका प्रॉफिट है। मिनिमम अमाउंट के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है, जो पैसा इकट्ठा कर रहा है, उनकी यही कमाई है। वो बैंक और एनबीएफसी चाहती है आप केवल मिनिमम बैलेंस ही पे करते रहें, लाइफ टाइम मिनिमम बैलेंस पे करते रहें, इनका प्रॉफिट गेन होता रहे। बस यही तो करना चाहते हैं। बैंक और एनबीएफसी आपसे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस मतलब उनको प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहां मिल रहा है? मिनिमम बैलेंस में। केवल क्रेडिट कार्ड के मिनिमम बैलेंस में ही उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अच्छा होता है, इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, 50-50 60% का जब ब्याज मिल रहा है तो सेटलमेंट कर लेते हैं। भाई ठीक है, कुछ केसेस में सेटलमेंट होगा, कुछ पे सब मिनिमम बैलेंस आते रहेंगे। तो ओवरऑल देखते हैं तो इनको प्रॉफिट ही समझ में आता है। तो होम लोन के में होता है तो होम लोन तो 7%, 8%, 10% पे होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड होता है तो क्रेडिट कार्ड पे तो 60-60% तो ब्याज ही लगता है। तो ये सेटलमेंट पे कब आते हैं? जब कोई सेटलमेंट पे बैंक और एनबीएफसी कब आती है? जब इनका 6 महीने बीत गए, आपने कोई इनका मिनिमम बैलेंस भी नहीं पे किया, 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गए, 2 साल बीत गए, तो उस कंडीशन में इनको सेटलमेंट ही करना है। और क्या कर सकते हैं? आपको 130, अच्छा हाँ, क्या बैंक आपके ऊपर केस कर सकती है क्रेडिट कार्ड में? तो जवाब सुन ले, हाँ कर सकती है। क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक आपके ऊपर केस कर सकती है। केस तो 1000 रुपए के लिए भी कर सकती है।
ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके ऊपर नहीं केस करेगी, 1,000 रुपए के लिए भी केस कर सकती है, लेकिन करती क्यों नहीं है, सब पे क्यों नहीं करती, उसका कारण भी है। जैसे आपने चेक, क्रेडिट कार्ड लिया तो कोई चेक नहीं दिया, चेक नहीं दिया तो चेक बाउंस का तो केस होगा नहीं, 138 का केस होगा नहीं। आपने ऑटो डेबिट ईसीएस जो कहते हैं, ईसीएस तो लगा नहीं रखा है, तो ईसीएस जब नहीं लगा रखा है तो उसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट टैक्स सेक्शन 25 का केस होगा ही नहीं। यदि आप अपने अकाउंट से गूगल पे से, फोन पे से या फिर किसी यूपीआई के माध्यम से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनके ऊपर ये आप रिकवरी का, सिविल का केस कर सकते हैं। तो सिविल का केस करेंगे तो सिविल का केस करते करते तो 30-40 साल लग जाते हैं इस सिविल के केसेस में। तो इसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है क्रेडिट कार्ड का। इसीलिए तो क्रेडिट कार्ड के लिए आपको ऑफर देते हैं, फोन आएगा कि आप क्रेडिट कार्ड लीजिए। बड़े बड़े मॉल में बैठे रहते हैं, एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं, हर जगह पे ये कैंप लगा के बैठे रहते हैं ताकि आपको लोन दे सके, क्रेडिट कार्ड दे सके। क्रेडिट कार्ड देने पे इनकी इनकम है। और रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान कर रहा है, अगर आपको आपका अकाउंट एनपीए में हो गया, रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, तो उनको उनकी भाषा में ही जवाब दीजिए। रिकवरी एजेंट घर पे आ रहा है, आई कार्ड, होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, ऑथराइजेशन लेटर, इतना मांगिए। ये तो होते ही है थर्ड पार्टी, इनके पास तो कोई राइट्स ही नहीं है, लेकिन गलत तरीके से आपको डराते हैं, धमकाते हैं, हर तरह की बातें करते हैं। तो आप इससे डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने, क्या कर सकते हैं ये, आपके क्या क्या राइट्स है। आपने लोन लिया, कोई अपराध नहीं है, अपराधी नहीं है आप, लेकिन ये गलत तरीके से ऐसा कर रहे हैं। आपका क्या राइट्स है, आपका क्या अधिकार है। और सेटलमेंट 70 से 80% तक में क्रेडिट कार्ड पे ये कर देते हैं, क्योंकि अगर जहां कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ भी मिल जाता है तो लेके खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक में सब कंपनियां लिस्टेड होती हैं, बैंक और एनबीएफसी कंपनियां लिस्टेड है बैंक में। अगर लिस्टेड है तो उनको एनपीए शो होता है, अगर एनपीए ज्यादा बढ़ेगा तो उनको भी दिक्कत आती है। अगर एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उनका शेयर मार्केट में लिस्ट है, धड़ाम से उनका ग्राफ नीचे आएगा। जब ग्राफ नीचे आएगा तो उनको दिक्कत होगी। तो इसलिए शेयर मार्केट में लिस्ट है तो इनको अपने एनपीए को बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो इनको सेटलमेंट करके अपने पोर्टफोलियो से हटाना पड़ता है। तो इसलिए वो सेटलमेंट पे आकर के राइट ऑफ कर हटा करके आपके पोर्टफोलियो को क्लीन कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने कई बार देखा है सेटलमेंट के नाम पे ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं थर्ड पार्टी। कुछ लोग हैं आपको सेटलमेंट लेटर दे रहे हैं, लेकिन वो लेटर ही फर्जी है। आपको तो पता ही नहीं, आपको तो कह दिया कि हाँ बैंक ने दे दिया, सेटलमेंट लेटर है, आपने खुश हो गया कि ये लेटर मिल गया, जेन्युइन है। तो पता चला ये जेन्युइन नहीं, ये तो फर्जी है। तो फर्जी सेटलमेंट लेटर दे रहे हैं। तो कैसे जानेंगे क्या करना है? उसके लिए आपके पास कोई सेटलमेंट लेटर है तो आप मुझे भेज देंगे, मैं बता दूंगा ये फर्जी है कि जेन्युइन है ना। उस पे अगर जेन्युइन है या तो आप पहले उसको, अगर मेल पे आ रही है तो उनके ईमेल आईडी से आनी चाहिए बैंक और एनबीएफसी के। उसके बाद आप ले करके चले जाइए उसको बैंक में, बैंक के मैनेजर को दीजिए, कहिए ये देखिए, उस पर अपने स्टैंप लगवाइए, उनसे सिग्नेचर करवाइए। अगर वो फर्जी होगा तो उस पर स्टैंप और सिग्नेचर वहां के मैनेजर करेंगे ही नहीं। तो उस केस में कभी भी ये फर्जी सेटलमेंट ना करा लें। पहले बहुत जरूरी बात मैं कह रहा हूं, बहुत लोग फेक सेटलमेंट करा रहे हैं। फेक सेटलमेंट मतलब कहेंगे आपके अकाउंट में ही पैसा जाएगा। आपका 10 लाख का अकाउंट है, 2.5 लाख का सेटलमेंट करते हैं, वो फर्जी आपके अकाउंट में चला गया पैसा। उसके बाद कहेंगे कि हाँ इन्होंने पैसा तो डाल दिया है, तो आपका बचा कितना अमाउंट, जो रेस्ट अमाउंट रहेगा वो आपका फिर से आपसे वसूल करने लगेंगे कि आपने अकाउंट में डाला 2 लाख रुपए, ये आपका सेटलमेंट नहीं हुआ, आपके अकाउंट में गया हुआ है। तो ये फेक सेटलमेंट है। तो फेक सेटलमेंट से बचे। और लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है। किसी थाने में, चौकी में आपके नाम पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। किसी भी थाने चौकी में आपके नाम पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो, चेक बाउंस का केस हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो, तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे, आपकी बेल करा देंगे। और कभी भी रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस या आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो उसका जवाब क्या है। आर्बिट्रेशन की नोटिस अदर स्टेट में कर रहे हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन लेना होगा, ऑब्जेक्शन लेटर आपको मिल जाएगा। कभी भी 13(2) का नोटिस आता है, 13(4) का नोटिस आता है, डीएम साहब का नोटिस आता है, तुरंत आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कैसे क्या उचित सलाह होगी आपको दिया जाएगा। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।